A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. This one is the first lecture on class 11 chapter number 4 and the name of the chapter 4 is Principle of Mathematical Induction. We call it in short as PMI. So I hope you will enjoy this lecture. So before to start the lecture, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Please look at the board. आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ रीजनिंग. और अब आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रीजनिंग और द मीनिंग ऑफ रीजनिंग. रीजनिंग बेसिकली अ लॉजिकल स्टेटमेंट जो एक बेस बन जाती है टू प्रूव अ मैथमेटिकली स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए. तो किस टाइप का आप लॉजिकली रीजन दे सकते हो, तो प्लीज लुक एट द बोर्ड. जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक सीरीज का एग्जाम्पल लेता हूँ 1, 3, 5 और यहाँ मैं 2 डैश फिल करता हूँ और आपसे कहता हूँ प्लीज फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ ब्लैंक्स में फिल करिए. तो आपके माइंड में आएगा सर यहाँ 1 और 3 में 1 का गैप है, 3 एंड 5 में अगेन 1 का गैप है. इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया कि यदि हम इन सब में 1 का गैप फिल करें तो 5 में 1 का गैप फिल करेंगे तो 7, 7 में 1 का गैप करेंगे तो 9. तो ये आपका नंबर आ गया 7 एंड 9. तो समवन स्टूडेंट्स आप थोड़ा डिफरेंट भी सोच सकते थे. तो कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर दिया सर 1, 3, 5. सर दीज आर बेसिकली ओड नंबर और ओड भी नेचुरल नंबर्स है. तो नेचुरली 1, 3, 5 के बाद नेक्स्ट ओड नंबर क्या आएगा सर 7 आएगा और फिर 9. इट मीन्स ये रीज़न भी आपका करेक्ट है और ये रीज़न भी आपका करेक्ट है. तो जो स्टूडेंट्स की थिंकिंग पावर पे डिपेंड करता है वो किस टाइप का लॉजिकली रीज़न अप्लाई करते हो. तो किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जो आप लॉजिक अप्लाई करते हो उसको लॉजिकली शो करते हो, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ रीजनिंग. तो यहाँ हमारे पास 2 टाइप्स की रीजनिंग होती है. फर्स्ट वन इज डिडक्टिव रीजनिंग एंड सेकंड वन इज इंडक्टिव रीजनिंग. अब आपको ये पता होना चाहिए डिडक्टिव रीजनिंग का मीनिंग क्या होता है और इंडक्टिव रीजनिंग का मीनिंग क्या होता है. डिडक्टिव रीजनिंग बेसिकली जनरल टू पार्टिकुलर, या आप कह सकते हो पार्टिकुलर फ्रॉम जनरलाइजेशन. मतलब आपको एक जनरल स्टेटमेंट मिलेगी और जनरल स्टेटमेंट के बेस पर आपको एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को डिफाइन करना है. तो ये क्या हो जाता है पार्टिकुलर फ्रॉम जनरलाइजेशन, और या इसको कह सकते हो जनरल टू पार्टिकुलर केस. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिए. यहाँ 2 मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स है, आपको चेक करना है विच वन इज जनरल और विच वन इज पार्टिकुलर. जैसे देखिए यहाँ ऑल इंटीजर्स whose digit in the unit place is 0 और 5 is divisible by 5. ये एक जनरल रूल है कि कोई भी इंटीजर एनी नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पर डिजिट या तो 0 हो या 5 हो वो नेचुरली डिविजिबल बाय क्या होता है 5 होता है. तो यहाँ पर आप कोई भी नंबर ले सकते हो. इट इज़ अ जनरल स्टेटमेंट. तो सेकेंड स्टेटमेंट रीड करिए 365 इज डिविजिबल बाय 5. ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है क्योंकि 365 एक पर्टिकुलर नंबर है जो शो करता है कि ये नंबर डिविजिबल बाय क्या है 5 है. क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या है 5 है. तो अकॉर्डिंग टू जनरल रूल दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5. तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, इस स्टेटमेंट को ड्राइव करा, डिडक्ट करा, रिजल्ट निकाला, कंक्लूड करा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दिस स्टेटमेंट पर. तो ये एक मेरी पार्टिकुलर स्टेटमेंट हो गई और ये मेरी क्या होगी एक जनरल स्टेटमेंट. तो इसको हम कहते हैं पार्टिकुलर रिजल्ट फ्रॉम द जनरल रिजल्ट से. तो जनरल टू पार्टिकुलर कहिए या पार्टिकुलर फ्रॉम जनरल कहिए, बात तो एक ही है. अब सेकंड रीजनिंग देखिए इंडक्टिव रीजनिंग. इसको कहेंगे पार्टिकुलर टू जनरल. इट मीन्स आपके पास एक पार्टिकुलर स्टेटमेंट होगी और उसके बेस पर आपको जनरल स्टेटमेंट ड्राइव करनी है. तो मैं इसको ये कह सकता हूँ जनरलाइजेशन फ्रॉम पार्टिकुलर. मतलब जनरल स्टेटमेंट ड्राइव करूँगा कहाँ से, फ्रॉम पार्टिकुलर स्टेटमेंट से. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 8 इज एन इवन नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2. आपको पता है 8 क्या है आपका एक इवन नंबर है और साथ के साथ ये 2 से डिविजिबल भी है. तो 8 क्या हो गया एक पार्टिकुलर नंबर. इट मीन्स ये एक पार्टिकुलर स्टेटमेंट है. अब मैंने एक नई स्टेटमेंट बनाई एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2. आपको पता है कोई भी इवन नंबर हो वट एवर 2, 4, 6, 8, 10, 12 वट एवर द नंबर, यदि नंबर आपका इवन है
तो दैट शुड बी डिविजिबल बाई 2, होगा ही होगा। तो ये क्या बन गई, एक जनरल स्टेटमेंट। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या निकाला, हमने ये रिजल्ट ऑब्टेन्ड किया, कहाँ से ऑब्टेन्ड किया, यहाँ से। तो मैं ये कह सकता हूँ एरो हेड यहाँ से ये इंडिकेट करता है कि ये क्या है, पार्टिकुलर है और ये जनरल। तो जनरल से पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकला और दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, ये स्टेटमेंट आपकी पार्टिकुलर है और ये जनरल है। तो यहाँ क्या हमने ड्राइव करा, जनरल रिजल्ट ऑब्टेन करा, कहाँ से, फ्रॉम द पार्टिकुलर रिजल्ट से। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब इंडक्टिव रीजनिंग। तो आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो आपको जनरल स्टेटमेंट ड्राइव करनी है। तो दिस चैप्टर का जो मेन बेसिक पर्पस है, हमारे पास बहुत सारी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होती है, जिन स्टेटमेंट्स को यदि वेरीफाई करना हो तो देयर इज नो अनदर मेथड, हमारे पास कोई दूसरा मेथड नहीं है कि उसको टेल करे, वेरीफाई करे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। इसके लिए हमारे पास कोई अनदर टूल नहीं है कि हम 1 बाय 1 ईच एंड एवरी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके इसके रिजल्ट को वेरीफाई करते जाए। तो हम इस टाइप की रीजनिंग के थ्रू अपने मैथमेटिकल स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो दिस टूल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4 और दिस चैप्टर इज बेसिकली चैप्टर नंबर 14। तो ये हम 14 चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब ये चैप्टर हमारा 4th है, तो अब हम इस लेक्चर में इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मीनिंग ऑफ द चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अब स्टेटमेंट किस टाइप की पूछी जाएगी, आपको कैसे वेरीफाई करना है, क्या लॉजिकली अप्लाई करना है, वो मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। अब हम बात करेंगे स्टेटमेंट की ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकली इंडक्शन। क्या स्टेटमेंट रीड करती है, ध्यान से समझिए। इफ P ऑफ n, मैथमेटिकल स्टेटमेंट को जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P ऑफ n, वेयर n इज व्हाट, n आपका एक कोई भी नेचुरल नंबर है। यदि आप मान के चलते हैं इफ P ऑफ n इज अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर n सच दैट, मतलब कोई भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें इन्वॉल्विंग का मतलब वेरिएबल यूज होता है, कौन सा वेरिएबल, n, और वेयर n इज व्हाट, योर नेचुरल नंबर, सच दैट ऐसे यूज होता है कि यदि हम यहाँ देखो कंपेयर करो, n को यदि हम 1 पुट करते हैं तो हमें स्टेटमेंट क्या मिलती है, ट्रू। मतलब ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल हमारा n है और n हमारा नेचुरल नंबर है और उसको यदि 1 पुट किया जाए तो स्टेटमेंट आपको क्या मिलती है, ट्रू मिलती है। विच मीन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। देन सेकेंड पार्ट में आपको क्या कहा गया, इफ p k प्लस 1, यहाँ k कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है, इफ p k प्लस 1 मतलब ये स्टेटमेंट एट n इज इक्वल टू k प्लस 1 इज ट्रू है वेन एवर p k इज ट्रू। मतलब आपने कोई भी एक आर्बिट्रेरी नंबर सेलेक्ट करा फ्रॉम द नेचुरल नंबर में से, क्योंकि आपको ये पता है नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू अप टू n, तो उसमें से आपने पार्टिकुलर कोई भी नंबर चूज करा। फॉर एग्जांपल मैं 100 सेलेक्ट करता हूँ तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, 100 हो गया। तो यहाँ पर k किसकी बात हो रही है, कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो ये कहता है कि k प्लस 1 स्टेटमेंट इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो इससे क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है। तो यदि प्रीवियस स्टेटमेंट ट्रू है तो उससे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वो भी ट्रू होगी। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट का ट्रू होना वो किस पर डिपेंड करता है, प्रीवियस स्टेटमेंट के ट्रू होने पर। फिर आपको देखिए इसका थोड़ा सा मीनिंग क्लियर करने के लिए इसने फिर डिफाइन करा, ट्रूथ ऑफ पी के। यदि पी के स्टेटमेंट की जो ट्रूथ है वो इंप्लाइज, वो तय करेगी, वो डिसाइड करेगी द ट्रूथ ऑफ द नेक्स्ट स्टेटमेंट पी एट n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताता हूँ, कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें आपका वेरिएबल n यूज हो रहा है और n आपका नेचुरल नंबर है, यदि वो स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 पर ट्रू होती है तो हम क्या लेट करके चलते हैं, कोई भी पार्टिकुलर केस यदि वो स्टेटमेंट ट्रू है तो उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑब्वियसली क्या होगी, ट्रूथ होगी। तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम क्या लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेटमेंट को टूल को यूज करते हैं टू प्रूव एनी मैथमेटिकली स्टेटमेंट। इसको बेटर वे से समझने के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल कंसीडर करे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पर मैंने कुछ टाइल जो होती है जो आप घरों में लगाते हैं, फ्लोर में वॉल्स में टाइल्स लगाते हैं, मैंने यहाँ पर बहुत सारी टाइल्स को क्या करा, खड़ा कर दिया।
अब ये टाइल्स जो है बहुत क्लोज है ई टू ईच अदर, अपने एक दूसरे के बहुत क्लोज है। इट मीन्स यदि मैं यहाँ पर इस फर्स्ट टाइल को पुश करता हूँ, मैंने इस फर्स्ट टाइल को क्या करा, पुश करा, तो आपको पता है जब किसी एक टाइल को थोड़ा सा धक्का दोगे, पुश करोगे, तो नेचुरली उससे जो सक्सेसर मतलब उससे नेक्स्ट टाइल वो भी क्या होगी, गिरेगी। जब फर्स्ट टाइल गिरती है तो इसका मतलब फर्स्ट टाइल का गिरना सेकंड टाइल को क्या करता है, पुश करता है, जिससे सेकंड टाइल भी गिर जाती है। फिर सेकंड टाइल क्या करती है, पुश करती है थर्ड टाइल को, जिससे थर्ड टाइल भी गिर जाएगी। इस टाइप से कंटिन्यूसली सभी टाइल्स क्या है आपकी गिर जाएगी। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले n=1 के लिए स्टेटमेंट चेक करने के लिए मैंने फर्स्ट टाइल को पुश करा। मैंने सिर्फ क्या करा है, फर्स्ट टाइल को पुश करा है, जिससे सेकंड टाइल क्या गिर गई। इसका मतलब स्टेटमेंट n=1 के लिए क्या हो गई मेरी, ट्रू। तो अब मैं इस टाइल में से, क्योंकि यहाँ 1 2 3 अप टू n टाइल्स है, मैं किसी भी पर्टिकुलर एक टाइल की बात करता हूँ। लेट कर लेता हूँ इस टाइल की बात कर रहा हूँ। यदि मैं मान के चलता हूँ कि ये टाइल यदि पुश होती है तो नेक्स्ट टाइल को गिरा देती है, तो इसका मतलब नेक्स्ट टाइल का गिरना क्या है, स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट होना, ट्रू होना, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो प्रीवियस पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये आपका क्या है, k+1 स्टेटमेंट है और ये आपकी k स्टेटमेंट है। तो k+1 का ट्रू होना किस पर डिपेंड करता है, k के ट्रू होने पर। तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करेंगे, कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्यों ना हो, सबसे पहले हम n=1 पे उसको ट्रू चेक करेंगे। यदि स्टेटमेंट ट्रू मिलती है तो हम लेट करेंगे कि ये स्टेटमेंट एट पर्टिकुलर k पर भी क्या है, ट्रू है। तो नेचुरली यदि k पर ट्रू होगी तो वो उससे नेक्स्ट नंबर पे भी क्या होगी, ट्रू होगी। तो k+1 के लिए भी क्या होगी, वो ट्रू होगी। यदि k+1 के लिए हमने प्रूव कर दिया कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो आपका स्टेटमेंट जो मैथमेटिकली गिवन होगी वो स्टेटमेंट क्या होगी, एक वेल डिफाइंड प्रूफ स्टेटमेंट बन जाएगी। तो इसी टाइप का एक एग्जांपल और लिया मैंने, जैसे एक लैडर लिया। लैडर में बहुत सारी सीढ़ी होती है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। मान लीजिए मैं फर्स्ट स्टेप पे चढ़ता हूँ और फर्स्ट स्टेप पर मैं चढ़ पाता हूँ। इट मीन्स जब क्लाइंबिंग की बात हो रही है, चढ़ने की बात हो रही है, मैं फर्स्ट टाइल पर पैर रखता हूँ और एक स्टेप चढ़ जाता हूँ, तो इसका मतलब मैं क्लाइंबिंग पे चढ़ सकता हूँ। तो मैंने माना कि मैं ये n-1 क्लाइंब पर चढ़ सकता हूँगा, तो नेचुरली उससे नेक्स्ट स्टेप पर भी मैं चढ़ पाऊँगा। सिंपल सी बात है। क्या मतलब है, यदि आप फर्स्ट स्टेप पार कर सकते हो और मैंने कहा कि आपने k स्टेप पार कर लिया, तो नेचुरली जब मैं k पार कर सकता हूँ तो उससे नेक्स्ट स्टेप भी मैं पार कर सकता हूँ। तो ये थे बेसिक से एग्जांपल। अब कैसे क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं वो समझेंगे, तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ क्या कहा है, आपको एक स्टेटमेंट दे दी गई और आपको यूज़ करना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और यहाँ जो n है वो बिलोंग्स टू करता है नेचुरल नंबर। तो प्रूव करिए कि ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये ट्रू है। तो पहला स्टेप क्या होता है, देखो मैं स्टेप के अकॉर्डिंग समझाता हूँ आपको। जैसे आपने फर्स्ट टाइल को पुश किया, इट मीन्स आपने स्टेटमेंट कहाँ पर चेक करी, n=1 के लिए। तो किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, p से। तो ये क्या बन गई आपकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो सबसे पहला स्टेप आप देखिए, स्टेप में फर्स्ट क्वेश्चन में पूरे कंप्लीट लिखूंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम थोड़ा शॉर्टकट में चलेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, पुट करिए n=1। तो यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करिए, तो ये क्या बन जाएगा, p(1), और यहाँ n=2 का मतलब है फर्स्ट टर्म। तो यहाँ देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड, ये थर्ड। इसका मतलब n=1 का मतलब फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म मेरी यहाँ पे क्या है, 1। इसका मेरा मतलब मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या आ गई, 1 आ गई, और ये मेरी राइट हैंड साइड है। ये कहता है कि इस पूरी सीरीज का जो सम होता है वो इसके इक्वल होता है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो n को क्या पुट करना है आपको, 1। तो यहाँ n को 1 पुट करिए, 3⁻1 - 1/2। तो ये 3 - 1/2, 2/2 कट के क्या आ गया, 1। इसका मतलब जो आपकी राइट हैंड साइड है वो भी क्या आ गई आपकी, 1 आ गई। ये चीज़ समझ आए कि इस सीरीज का सम मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू n टर्म्स को ऐड करते हो तो आपको ये रिजल्ट मिलता है। तो n=1 का मतलब यहाँ मेरी फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म मेरी ये काउंट होगी, ये नहीं कंप्लीट, और ये इन सब का सम है। इसका मतलब मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो n को क्या पुट करना पड़ेगा मुझे, 1, जो आपने 10th क्लास में रीड किया है चैप्टर नंबर
फिफ्थ में एपी सीरीज में जहाँ आपको एसएन दिया जाता था, आप n इज इक्वल टू 1 पुट करते थे तो आपको फर्स्ट टर्म मिलती थी। यही स्टेप मैंने यहाँ किया है। इसका मतलब फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए LHS इज इक्वल टू क्या आ गई मेरी, RHS आ गई। इसका मतलब इट इज़ ट्रू। तो इसका मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइल को पुश किया तो सेकंड टाइल गिर गई। इसका मेरा मतलब सेकंड टाइल का गिरना ये मेरी स्टेटमेंट का ट्रू होना शो करता है। तो मेरी स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गई, ट्रू। अब मैं पर्टिकुलर किसी एक टाइल को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट मेरी ट्रू है। इसका मतलब मैं यहाँ पर एज्यूम करूँगा। तो स्टेप 2, एज्यूम करेंगे अब यहाँ पर फॉर n इज इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट इज ट्रू। जो हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ये हमने लेट करा है। तो यदि हमें ये पता है यदि ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ऑब्वियसली इससे नेक्स्ट स्टेटमेंट भी क्या होगी, ट्रू होगी। यही PMI कहती है। तो हम n को क्या पुट करेंगे अब यहाँ पर k। तो स्टेटमेंट यही है आपकी। तो P ऑफ n को पुट करा आपने k। तो यहाँ पर k तो डिफाइन नहीं है ना कि विच वन इज टर्म। तो ये सारी टर्म्स क्या बन गई आपकी, k टर्म। तो यहाँ आप क्या करना है 1 + 3 की पावर 2 अप टू यहाँ पुट करते रहिए। जहाँ भी आपको n दिखाई दे वहाँ पर क्या पुट करना है आपको, k। तो यहाँ 3 की पावर k - 1 इज इक्वल टू यहाँ भी n है 3 की पावर k - 1/2। जैसे ही आप n इज इक्वल टू k पुट करते हो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको प्रूव करना है द स्टेटमेंट एट n इज इक्वल टू k + 1। इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए आपको एक ट्रुथ यूज़ करनी पड़ेगी और वो ट्रुथ क्या है, स्टेटमेंट ये जो हमने लेट करके चले हैं। इस ट्रुथ का हम यूज़ करेंगे फॉर प्रूव करने के लिए इससे नेक्स्ट स्टेटमेंट को। अब स्टेप 3, अब यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, n इज इक्वल टू k + 1 एंड चेक करेंगे स्टेटमेंट को। चेक कर क्या करना है कि स्टेटमेंट इस पॉइंट पर ट्रू है या फॉल्स है। इसका मतलब यहाँ पे हम टू प्रूव करनी है ये स्टेटमेंट आपको। तो जहाँ भी n दिखे आप वहाँ पर क्या पुट कर दो, k + 1। तो यहाँ पर ये p n को आपने पुट कर दिया k + 1 रेशो 1 + 3 + 3² प्लस अप टू 3 की पावर यहाँ n, और n को पुट करना है आपको k + 1 - 1 इज इक्वल टू यहाँ भी n है k + 1 - 1 / 2। तो ये क्या है आपकी राइट हैंड साइड है और ये क्या है आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब इस लेफ्ट हैंड साइड को आपको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। यदि प्रूव हो जाता है तो स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज नो। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ 3 की पावर कितनी है 1, फिर इससे अगली पावर क्या होती है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब मैं यदि ये स्टेटमेंट को छुपा देता हूँ तो 3 की पावर 2 से पहले कौन सी टर्म आएगी, 3 की पावर 1। इसका मतलब इससे एक टर्म कम आएगी। तो इसी टाइप से मैं इस सीरीज़ को थोड़ा कंप्लीट करता हूँ अपने लेफ्ट हैंड साइड में। 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस ये लास्ट की टर्म मेरी क्या है, सॉरी ये n को हमने क्या पुट करा है, k + 1 और इसके ऊपर है -1, तो यहाँ -1 आएगा। तो लास्ट की टर्म हमारी क्या है, k + 1 और इसको देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो मैं सिर्फ इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर k लिख सकता हूँ। अब आपको पता है इससे जो प्रीवियस टर्म होती है वो इससे एक कम होती है, तो नेचुरली इससे पहली टर्म कौन सी आएगी आपकी, ये k है, तो k में एक कम कर दो, k - 1। इससे पहली टर्म क्या आएगी आपकी, k - 1। तो आप इसमें पजल नहीं होंगे। कैसे, आप स्टेटमेंट 2 को देखिए, सॉरी स्टेटमेंट नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को देखिए। 1 + 3 + 3² अप टू क्या है, 3k - 1। जो भी आपकी लास्ट टर्म होगी उससे पहली वाली टर्म क्या होगी, जो इसकी लास्ट टर्म होगी, हमेशा ये बनेगी आपकी। तो अब यहाँ देखिए ये जो रिजल्ट है 1 + 3 अप टू 3 की पावर k - 1, ये कंप्लीट रिजल्ट किसके इक्वल है, इसके इक्वल है।
तो मतलब इसको मैं रिप्लेस किससे कर सकता हूँ, इससे रिप्लेस कर सकता हूँ। इसका मतलब ये 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस में जो ये टर्म है वो एज इट इज आ गई आपकी 3 की पावर k। अब आपको इसको सॉल्व करना है और इसके इक्वल प्रूव करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, यूजिंग इक्वेशन 1। दोबारा समझिए ध्यान से, हमेशा जब आपने k प्लस 1 पुट करोगे, जो लास्ट टर्म होगी उससे जो पहली टर्म होगी वो हमेशा जो इक्वेशन नंबर 1 की जो लास्ट टर्म होगी ना वही बनेगी। आप चेक करने के लिए मैंने आपको ये सीक्वेंस बताई। जैसे यहाँ 3 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो नेक्स्ट पावर 1 से ज़्यादा होती है। तो यदि मैं किसी टर्म से पहली टर्म निकालूंगा तो उससे एक पावर कम होगी। तो यहाँ लास्ट टर्म मेरी क्या थी, देखो 1 से 1 कट गया ना, 3 की पावर k। तो k से स्मॉलर वैल्यू क्या है, k माइनस 1 है, तो इससे पहली टर्म क्या है, k माइनस 1। और यही आपकी यहाँ पर भी आई है। इसका मतलब लास्ट टर्म से पहली टर्म हमेशा ये आपकी सीरीज से मैच करेगी और जो आपकी ये पूरी की पूरी टर्म होगी ये यहाँ पर बन जाएगी। तो आपको क्या करना है, इस वैल्यू को रिप्लेस कर देना है इस वैल्यू से। तो मैंने इस पूरी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया इस वैल्यू से। अब इसको जो भी टर्म रह जाती है उसको सॉल्व करके आपको राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब आपको इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास टर्म क्या है, 3 की पावर k माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 की पावर k। यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं है तो इसको क्या लेट करेंगे 1। अब हमें एलसीएम कितना मिल गया 2। 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 की पावर k। अब ध्यान से देखिए, मैं इस टर्म को पहले लिख रहा हूँ और इस टर्म को बाद में लिख रहा हूँ। तो मेरे पास टर्म क्या बन जाती है, 3 की पावर k प्लस 2 इंटू 3 की पावर k और ये माइनस का 1। बिकॉज जब आप टर्म को आगे पीछे करते हो तो साइन सेम रहना चाहिए, क्योंकि इसका साइन देखो पॉजिटिव है तो मैंने यहाँ पॉजिटिव ही यूज़ करा, और 1 के आगे साइन क्या था नेगेटिव, तो यहाँ -1 ही यूज़ किया। अब डिवाइड बाई क्या आ गया 2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ भी 3 की पावर k है और यहाँ भी 3 की पावर k है। यदि हम इस टर्म में से और इस टर्म में से 3 की पावर k को कॉमन ले लें तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहा, 3 की पावर k कॉमन आउट हुआ तो यहाँ क्या रहा 1 और यहाँ पर क्या रहा 2 और ये टर्म एज इट इज़ -1 डिवाइड बाई 2। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 3 की पावर k। अब ये 1 प्लस 2 किसके इक्वल हो गया 3 -1 अपॉन में 2। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो दोनों का बेस सेम है और 3 की पावर यहाँ डिफाइन नहीं है तो 3 की पावर क्या हो गई 1। दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, तो ये क्या बन गया 3 की पावर k प्लस 1 और ये -1 एज इट इज डिवाइड बाई 2। और ध्यान से देखिए यही बिल्कुल सेम टू सेम टर्म आ गई आपकी। इसका मतलब ये किसके इक्वल है RHS, हैंस प्रूव। तो क्वेश्चन क्या हो गया प्रूव। यही स्टेप आपको फॉलो करने हैं ईच एंड एवरी क्वेश्चंस में। आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो आप अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं। अब मैं इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट।